बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ना। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस होती है जिसमें जो हैवी एलिमेंट है ना, उसके अंदर से नेचुरली अपने आप स्वतः स्पॉन्टेनियस रेडिएशन होने लग जाते हैं। ये रेडिएशंस अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के होते हैं। तो बच्चों, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। रेडियो एक्टिविटी मीन्स स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है हैपनिंग नेचुरली। तो रेडियो एक्टिविटी मीन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हेवी एलिमेंट्स। तो अधिकतर वो एलिमेंट्स जिनके जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके नंबर, उनकी संख्या 82 से अधिक है, ठीक है, तो वो अनस्टेबल होते हैं और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब है कि वो एलिमेंट विच शो रेडियो एक्टिविटी। प्रेशर, टेम्परेचर जैसे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो वो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते। राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए, यहाँ पर मैंने जो फिगर बना रखी है, इस फिगर के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बता रखा है, और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा बीटा और गामा रेज निकल के बाहर आ रही हैं। अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल निकल के बाहर आ रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल ये अपने साथ चार्ज कैरी करते हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इस कारण से ये इनका जो पाथ है, जब ये इनका एमिशन होता है तो इनके निकलने का पाथ जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होता है, मतलब इनका पाथ डेविएट हो जाता है। तो ये भी मैंने फिगर में यहाँ पर आपको बता रखा है। और जो गामा पार्टिकल्स हैं, गामा पार्टिकल्स वो अनअफेक्टेड होते हैं। ये गामा पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनका कोई प्रभाव नहीं होता, इसीलिए गामा पार्टिकल्स का जो एमिशन होता है तो इनके एमिशन का जो पाथ है, ये जब निकल के बाहर आते हैं और जिस पाथ पर चलते हैं, जिस पाथ पर ट्रेवल करते हैं, वो पाथ डेविएट नहीं हो पाता, क्योंकि गामा पार्टिकल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट करते हैं अल्फा रेस के बारे में। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये जो अल्फा पार्टिकल है वास्तव में ये हीलियम का न्यूक्लियस है। तो हीलियम का जो एटम है वो अपने साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कैरी करता है। तो इस हीलियम के एटम से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दोगे तो केवल और केवल हीलियम का न्यूक्लियस बच जाएगा। तो ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है यही अल्फा पार्टिकल कहलाता है। तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, इस कारण से जो हीलियम का जो न्यूक्लियस है, मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और इसके पास जो चार्ज होता है वो बेसिक चार्ज का डबल होता है, मतलब इसके पास जो चार्ज है वो +2e चार्ज है। पेरेंट न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिविटी के दौरान जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल जब पेरेंट न्यूक्लियस से निकल के बाहर आते हैं तो पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन कम पड़ जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन कम पड़ जाते हैं। इसीलिए अब जो पेरेंट न्यूक्लियस है ना वो ड्यूटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, और उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 2 कम होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 कम होती है। इस कारण से अब इस ड्यूटर न्यूक्लियस का या इस ड्यूटर एटम का जो पीरियोडिक टेबल में प्लेस है वो प्लेस चेंज हो जाता है। तो ये बात राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए, यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिख करके बता रखी है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है हमको पता है कि ये तो एक न्यूक्लियस होता है हीलियम का, इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो हीलियम न्यूक्लियस है या अल्फा पार्टिकल है, इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के मुकाबले 4 गुना बड़ा है। जब अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो रहा होता है तो उस समय अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 1.4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से लेकर के 2.2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड तक होता है। अल्फा पार्टिकल के पास में जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कम होती है। अगर हम किसी वॉल्यूम में एयर ले लें तो केवल और केवल 7 सेंटीमीटर जितना थिकनेस वाला अगर एयर का वाल कंसीडर हम करें, या एयर का ये वॉल्यूम का जो थिकनेस है वो 7 सेंटीमीटर कंसीडर करें,
तो इस 7 सेंटीमीटर के अंदर से पास होने में ही अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। या हम 0.01 सेंटीमीटर की थिकनेस वाला एल्यूमिनियम का फॉइल ले लें तो वो भी अल्फा पार्टिकल को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर पाएगा। अल्फा पार्टिकल के पास में आयोनाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये अल्फा पार्टिकल अगर 1 सेंटीमीटर एयर में चला ना तो उस 1 सेंटीमीटर के अंदर या उस पर्टिकुलर जो वॉल्यूम में आने वाले जो भी एयर पार्टिकल्स हैं, तो ये समझ लो कि 20,000 एयर पार्टिकल्स को वो आयोनाइज कर देगा। अगर अल्फा पार्टिकल 1 सेंटीमीटर भी एयर में चला, बस ये समझ लो कि इतने सारे जो एयर के एटम्स हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे। जब अल्फा पार्टिकल बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड से स्ट्राइक करता है या ZnS का जो कोटिंग किसी मटेरियल पर हुआ है वहाँ पर स्ट्राइक करता है, तो ये फ्लोरोसेंस इफेक्ट देता है। मतलब कि जैसे ही वो टकराएगा ना वैसे ही चमक पैदा होगी। फोटोग्राफिक प्लेट पर जब अल्फा पार्टिकल टकराता है तो स्लाइटली इफेक्ट देता है, और जब अल्फा पार्टिकल किसी सब्सटेंस पर टकराता है, कोलाइड करता है, तो हीटिंग इफेक्ट भी देता है। यहाँ पर बच्चों अभी मैंने ZnS की कोटिंग करी है किसी एलिमेंट के ऊपर। एक एलिमेंट है, ZnS की कोटिंग है। ZnS का मतलब पता है ना, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड की जब कोटिंग आप किसी मेटल पर करते हो और अल्फा पार्टिकल वहाँ पर टकराता है तो फ्लोरोसेंस इफेक्ट देता है। अल्फा पार्टिकल अगर हमारी स्किन से टकराएगा तो वो स्किन बर्न भी कर सकता है। अगर थिन मेटेलिक फॉइल आ जाती है अल्फा पार्टिकल के रास्ते में तो यहाँ पर स्कैटरिंग इफेक्ट भी मिलता है। अल्फा पार्टिकल का एयर के अंदर जो ट्रेवलिंग रेंज होता है वो 3.1 टू 7.8 सेंटीमीटर होता है। मतलब एयर के अंदर अगर अल्फा पार्टिकल चलेगा ना तो वो 3.1 से लेकर के 7.8 सेंटीमीटर तक ही चल पाएगा और उसके बाद में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। बच्चों अब हम बात करेंगे बीटा रेज के बारे में। ये जो बीटा रेज हैं या जो ये बीटा पार्टिकल हैं, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस से एमिट आउट हुए हैं, न कि ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर किसी पेरेंट न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकल के बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में नहीं थे, तो न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन था या न्यूट्रॉन था, तो इन दोनों में से किसी ने ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करके उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का एमिशन किया होगा या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के एमिशन का कारण बना होगा। तो बच्चों होता यह है, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने एक इक्वेशन बता रखी है। तो इस इक्वेशन में देखना जो ये न्यूट्रॉन पार्टिकल है ना वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा न्यूट्रॉन? जो कि न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ न्यूट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन अपने आप को एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट कर लेता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि अभी अभी जस्ट न्यूक्लियस में पैदा ही हुआ है, ये न्यूक्लियस के बाहर एमिट आउट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये बीटा पार्टिकल है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर या एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता है एटम की ऑर्बिट में, तो ये जो बीटा पार्टिकल है और ये जो एंटी न्यूट्रिनो है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी और जिसको आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देख सकते हो जो इक्वेशन लिखी है उसमें, तो ये कभी भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमको तब मालूम पड़ते हैं जब वो न्यूक्लियस से इनका एमिशन होना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस में तो केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियस में हुआ क्या? न्यूक्लियस में ये हुआ कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन कम पड़ जाएगा और एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट न्यूक्लियस जब बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है तो पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन कम पड़ जाता है और एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। तो जो नया हमको ड्यूटर न्यूक्लियस मिला, उस ड्यूटर न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो उतने ही बने रहते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है ना, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एक जैसे ही हैं। लेकिन
ड्यूटर पार्टिकल में, ड्यूटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। तो राइट साइड ऑफ द स्क्रीन जो सबसे टॉप पर इक्वेशन लिखी है वहां पर आप ये देख सकते हो। बीटा डिके भी दो तरह का होता है। टू टाइप्स ऑफ बीटा डिकेज आर देयर। पहला टाइप है जिसको हम लोग बीटा डिके ही कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी कि एक न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ही हम लोग बीटा माइनस पार्टिकल कहते हैं। और दूसरा जो टाइप है बीटा डिके का उसको हम कहते हैं इन्वर्स बीटा डिके। इन्वर्स बीटा डिके में क्या होता है, जो प्रोटॉन है ना वो न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन ये इक्वेशन देख सकते हैं। यहां पर मैंने इन्वर्स बीटा डिके की इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ इक्वेशन में जो मैंने E प्लस लिखा हुआ है उसका मतलब पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन मतलब कि ये वो पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये वो पार्टिकल है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन से अपोजिट, मतलब कि प्रोटॉन पर का जितना चार्ज होता है उतना चार्ज इस पॉजिट्रॉन का होता है। ये जो पॉजिट्रॉन है ये एटम के अंदर नहीं पाया जाता। ये पॉजिट्रॉन न तो न्यूक्लियस में होता है न तो वो किसी ऑर्बिट में ही होता है। ये पॉजिट्रॉन भी हमको तब एक्सपीरियंस हो पाता है जब बीटा प्लस का डिके हो रहा होता है। तो बीटा पार्टिकल बीटा माइनस टाइप का पार्टिकल भी होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, और बीटा प्लस पार्टिकल इसको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में ये फ़र्क है कि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है और प्रोटॉन का मास पॉजिट्रॉन के मास के मुकाबले ज़्यादा होता है। पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके मतलब कि बीटा डिके और इन्वर्स बीटा डिके दोनों ही प्रोसेस में जो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो एमिट आउट हो रहे होते हैं, ये इसीलिए एमिट आउट हो रहे होते हैं जिससे कि एमिशन के समय जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहे। क्योंकि जब एमिशन हो रहा होता है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर न्यूक्लियस के ऊपर नहीं लग रहा होता है। जो भी फोर्सेस काम कर रहे होते हैं वो इंटरनल फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। इस कारण से जो मोमेंटम है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। जो न्यूट्रिनो है और जो इसका जो न्यूट्रिनो का जो मास है ना वो नेग्लिजिबल मतलब जीरो माना जाता है। न्यूट्रिनो का जो चार्ज है वो भी जीरो ही माना जाता है, मतलब कि न्यूट्रल माना जाता है। बीटा माइनस पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, मतलब माइनस ई मतलब माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना होता है। बीटा माइनस का जो रेस्ट मास होता है और इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास होता है वो भी बराबर बराबर का होता है। जब बीटा माइनस पार्टिकल का एमिशन हो रहा होता है तो उस एमिशन के समय जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है वो 2.97 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से एमिशन हो रहा होता है। किसका? बीटा माइनस पार्टिकल का। अब बच्चों ये जो बीटा पार्टिकल है ये तो अपने साथ चार्ज कैरी करता है, तो इस कारण से ये बीटा पार्टिकल जब निकल के एमिशन होकर के बाहर आ रहा होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो इसका पाथ निकलने का वो डेविएट हो जाता है। जब बीटा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की लेयर से या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड से स्ट्राइक करता है तो फ्लोरोसेंस इफेक्ट देता है, मतलब टक्कर करने के बाद में चमक देता है। बीटा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर वो अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर के मुकाबले 100 टाइम्स लेस होती है, 100 गुना कम होती है। बीटा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर के मुकाबले ज़्यादा होती है। बीटा पार्टिकल का प्रभाव फोटोग्राफिक प्लेट पर होता है और बीटा पार्टिकल का जो एयर में ट्रेवलिंग रेंज है। अब बच्चों हम बात करेंगे गामा रेज के बारे में। जो गामा रेज होती है ना ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, ये फोटोन पार्टिकल्स हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हो रहा होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एनर्जी पैकेट्स हैं, बिल्कुल लाइट की तरह। ये जो गामा पार्टिकल्स हैं, ये जो हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं, ये फोटोन पार्टिकल्स का चार्ज कुछ नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और इनका जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है।
जब पेरेंट न्यूक्लियस से गामा पार्टिकल का एमिशन हो रहा होता है तो पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने न्यूट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या तो उतनी ही बनी रहती है। तो पीरियोडिक टेबल में जब पेरेंट न्यूक्लियस से गामा पार्टिकल्स एमिट आउट हो जाए तो उनका जो प्लेस पीरियोडिकल टेबल में होता है वही प्लेस पीरियोडिक टेबल में बना रहता है, भले ही गामा रेज एमिट आउट हो रही हों तो भी। तो यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअली जो एक्साइटेड न्यूक्लियस था ना, अब वो ग्राउंड स्टेट पर आ चुका है और उसने गामा पार्टिकल्स का एमिशन कर दिया है। तो ये प्रोसेस आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन मैंने जो इक्वेशन बता रखी है उस इक्वेशन में देख लीजिए। जो गामा रेज है उसका स्पीड फ्री स्पेस में, मतलब कि एयर या वैक्यूम में, उतना ही होता है जितना लाइट का स्पीड होता है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये जो गामा पार्टिकल्स होते हैं, ये जो फोटोन पार्टिकल्स हैं, तो ये इनके पास में तो कोई चार्ज होता नहीं है, इसीलिए इनका जो पाथ है ना वो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने से या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से अनअफेक्टेड होता है। इनका पाथ चेंज नहीं करता, पाथ डिफ्लेक्ट नहीं करता। बीटा पार्टिकल की जो आयोनाइजेशन पावर होती है उसके मुकाबले 100 गुना कम, 100 टाइम लेस गामा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर होती है। लेकिन गामा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है बीटा पार्टिकल के पेनिट्रेटिंग पावर के मुकाबले। गामा रेज फोटोग्राफिक प्लेट पर गामा पार्टिकल के पास में वो सभी प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में होती है। गामा पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी के मुकाबले ज़्यादा है। तो आगे हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके के बारे में, मतलब लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझना। एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप किसी तालाब के किनारे जाते हैं और ये देखते हैं कि तालाब के अंदर, किसी पॉन्ड के अंदर बहुत सारे बबल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये बबल्स आप देख रहे हो कि वो एक के बाद एक फूटते चले जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होते चले जा रहे हैं, टूटते चले जा रहे हैं ये बबल। ठीक है, तो ये बात तो तय है कि जैसे ही आप तालाब के किनारे पहुंचे थे तो उस पॉन्ड पर पहुंचने से पहले बहुत सारे बबल बन चुके होंगे और वो बबल, उसमें से काफी बबल तो फूट चुके होंगे आपके आने से पहले ही पहले। और जिस समय से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो उस समय पर आप कुछ संख्या में बबल को पाते हो। तो मान लो कि जैसे ही आप पॉन्ड पर पहुंचे और आपने ऑब्जर्वेशन जहां से भी स्टार्ट किया है, जिस भी समय से स्टार्ट किया है, उस समय पर मान लो कि 2 लाख की संख्या में बबल्स प्रेजेंट थे जिनका डिसइंटीग्रेट होना बाकी था, जिनका टूटना बाकी था। तो टी समय पर, मतलब कि जैसे ही आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उस समय को मैं टी समय बोल रहा हूं, टी टाइम बता रहा हूं। तो वो जो टाइम टी है जहां से आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो, वहां पर आपने देखा कि अभी टूटने के लिए n नंबर ऑफ, कैपिटल N नंबर ऑफ बबल्स प्रेजेंट हैं, है ना, और उसको मान लो कि वो 2 लाख है बबल। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि थोड़ा समय बीतने देते हो। मान लो कि आपने 5 सेकेंड बीतने दिया और उस 5 सेकेंड के ड्यूरेशन में 2000 बबल्स फूट गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। तो हम ये जो डिसइंटीग्रेट होने का जो रेट है, टूटने का जो टाइम रेट है, उसको कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे कि जो ये टाइम रेट है टूटने का, वो कितनी संख्या में बबल टूट गए और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है। तो हम ये पता कर सकते हैं कि यूनिट टाइम में पर सेकेंड बबल कितने टूटे। तो बच्चों मान लो कि जो मैंने 5 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन कहा है, इसको मान लो कि ये dt टाइम है। dt टाइम ड्यूरेशन में, छोटे से dt टाइम ड्यूरेशन में मान लो कि 2000 की संख्या में जो बबल फूटे, तो ये 2000 की जो संख्या है इसको मैं कह देता हूं dn नंबर, है ना। तो जो ओरिजिनल नंबर था, मतलब 2 लाख की संख्या थी जिसको मैंने कैपिटल N कहा था, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया और वो चेंज क्या आया कि 2000 नंबर ऑफ बबल्स कम पड़ गए अब, क्योंकि वो टूट गए ना 5 सेकेंड के अंदर।
तो यहां पर चेंज इन ओरिजिनल नंबर क्या आया, dn। थोड़ा सा dn मतलब ये परिवर्तन, ये चेंज आया। ओरिजिनल जो कैपिटल N मतलब कि 2 लाख की संख्या में बबल थे वहां से इतना परिवर्तन आया। तो हम क्या कहेंगे कि जितने बबल्स फूट गए वो संख्या डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, ये रेट ऑफ टूटना बताएगा हमको। अब वैसे ही मान लो कि मेरे पास में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसके अंदर न्यूक्लियस है ना। तो जैसे ही मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो मान लो कि 2 लाख न्यूक्लियस अभी और इस समय मेरे सामने प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब पहले और भी बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे जिसका टूटना, जिसका डिसइंटीग्रेशन होना हो चुका होगा, उसमें से बहुत सारों का। लेकिन अभी और इस समय टी टाइम पर मेरे पास में 2 लाख न्यूक्लियस हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है। मतलब ये वो संख्या है जो कि अनडिकेड है ना, बिना टूटी संख्या है, बिना टूटे हुए न्यूक्लियस की संख्या है, ठीक। तो यहां पर कैपिटल N is the number of nuclei in radioactive substance at a time of disintegration। मतलब टाइम t पर, है ना, जो डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं, जिनका भविष्य में डिसइंटीग्रेशन होगा, जो भविष्य में टूटे हैं, वो संख्या कैपिटल N है। अब मैंने ये देखा कि छोटे से टाइम ड्यूरेशन dt में छोटी सी कुछ संख्या में dn की संख्या में जो न्यूक्लियस है ना वो डिसइंटीग्रेट हो गए, टूट गए, उनका डिके हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो मैं ये डिके रेट है या डिसइंटीग्रेशन रेट है उसको क्या कहूंगा, dn/dt। तो यहां पर सबसे पहले देखिए राइट साइड ऑफ द स्क्रीन मैंने लिखा हुआ है कैपिटल R इज इक्वल टू माइनस dn/dt। अब यहां पर माइनस से क्या मतलब है, यहां पर जो माइनस साइन है वो हमको ये बता रहा है कि सपोज 2 लाख की संख्या में आपने टाइम t पर ये ऑब्जर्व किया था कि 2 लाख की संख्या में न्यूक्लियस बाकी है जिसका डिसइंटीग्रेशन होना है भविष्य में। मतलब अनडिकेड न्यूक्लियस की जो संख्या है वो कैपिटल N है। अब थोड़े से न्यूक्लियस टूट गए, dn की संख्या में न्यूक्लियस टूट गए। तो अब जो फाइनल हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे हुए हैं जिनका डिके होना बाकी है, जिनका टूटना बाकी है, वो संख्या तो इनिशियल के मुकाबले कम है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। मतलब यहां पर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस अनडिकेड न्यूक्लियस की संख्या में चेंज है और अनडिकेड न्यूक्लियस की संख्या अब dt टाइम के बाद में कम पड़ चुकी है ना। तो इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन लगा रखा है। तो हमने यहां लिखा है R इज इक्वल टू नेगेटिव dn/dt। तो ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। माइनस dn/dt या R को हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्ली डिकेइंग पर यूनिट टाइम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्ली, या हम ऐसा भी कह सकते हैं टाइम रेट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कई तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। अब खास बात ध्यान से सुनिए, आपके पास में ऑब्जर्व करने के लिए 2 पॉन्ड है, एक छोटा सा पॉन्ड है और एक बहुत बड़ा पॉन्ड है। छोटा सा जो पॉन्ड है उसके अंदर आप जाते हो और देखते हो कि उसके अंदर टी समय पर जैसे ही आपने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया उस समय टी पर वहां पर 1000 केवल और केवल 1000 बबल्स हैं उस तालाब में। लेकिन जो आपके बाजू वाला तालाब है, दूसरा वाला जो तालाब है, उसके अंदर मान लो कि 5 लाख बबल्स हैं अभी जो कि फूटने के लिए बाकी हैं, है ना, जो कि अभी तक नहीं फूटे। तो आपने क्या किया, अब ये आगे का ऑब्जर्वेशन ये लिया कि अगले 5 सेकेंड में यहां पर भी कुछ संख्या में बबल फूटे छोटे तालाब में और बड़े तालाब में भी बबल फूटे। तो अब मुझे ये बताओ कि 5 सेकेंड के अंदर छोटे तालाब में ज्यादा बबल फूट जाएंगे या 5 सेकेंड के अंदर बड़े तालाब में बबल ज्यादा फूट जाएंगे। तो आपका उत्तर सही है बच्चों। जिस पॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ बबल्स फूटने के लिए अवेलेबल ज्यादा होंगे ना, जहां पर 5 लाख बबल्स हैं फूटने के लिए, वहां पर 5 सेकेंड के अंदर हजारों बबल्स फूट जाएंगे। और जहां पर केवल और केवल 1000 बबल ही हैं अवेलेबल फूटने के लिए, तो 5 सेकेंड के अंदर कितने बबल फूटेंगे,
10, 15, 100, 200 कितने फूटेंगे? बस इतने फूटेंगे ना। और यहां तो हजारों की संख्या में फूटेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो अवेलेबल, कितनी संख्या में अवेलेबल? अनडिकेड, टूटने के लिए तैयार लेकिन अभी तक जो टूटे नहीं है, ऐसे अवेलेबल जो न्यूक्लियस हैं, है ना, तो उनकी संख्या, किसकी? अनडिकेड न्यूक्लियस की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। उतना ही यूनिट समय में बबल ज्यादा फूटेंगे, जहां पर फूटने के लिए बबल अवेलेबल ज्यादा है। तो इसीलिए यहां पर हमने लिखा कि जो ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो प्रोपोर्शन में है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्ली अवेलेबल हैं डिसइंटीग्रेट होने के लिए, मतलब कितने अनडिकेड नंबर ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट है। अच्छा, अब यहां पर हम बात करते हैं लॉ नंबर 1। किसका लॉ नंबर 1? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके का। तो ये लॉ ये कहता है कि जो रेडियो एक्टिविटी है ना, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब स्वतः होने वाली प्रोसेस है, मतलब कि ये नेचुरली ये प्रोसेस होती है। और टेम्परेचर का और प्रेशर जैसे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, उनका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, रेडियो एक्टिव डिके की प्रोसेस के ऊपर। लॉ नंबर 2 हमसे ये कहता है कि जब रेडियो एक्टिविटी हो रही होती है उस समय या तो अल्फा पार्टिकल निकल के बाहर आता है या तो बीटा पार्टिकल बाहर निकल के आता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि अल्फा बीटा पार्टिकल दोनों एक साथ निकल के बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। या तो बीटा पार्टिकल पहले निकल के आएगा, ठीक है, या अगर बीटा पार्टिकल नहीं निकल रहा है तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा। दो अल्फा और बीटा पार्टिकल, इन दोनों का एक साथ एमिशन नहीं होता। और जहां तक गामा पार्टिकल के एमिशन का सवाल रहा, तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ उसके बाद में गामा पार्टिकल का एमिशन हो सकता है, या बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ तो उसके बाद में उसको फॉलो करता हुआ गामा पार्टिकल का एमिशन हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि गामा पार्टिकल का एमिशन पहले हो जाए और अल्फा या बीटा पार्टिकल का एमिशन उसके बाद में हो, ऐसा नहीं होता। अब हम तीसरे लॉ के बारे में बात करते हैं, जो अल्फा डीके होता है। तो उस अल्फा डीके में जो पेरेंट एलिमेंट जिसका अल्फा डीके हो चुका होता है, तो ये जो ड्यूटर न्यूक्लियस बनता है, जो ड्यूटर एलिमेंट बनता है, उसका पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस है वो 2 प्लेस नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि अल्फा डीके जब होता है तब जो ड्यूटर न्यूक्लियस है उसमें पेरेंट न्यूक्लियस के मुकाबले 2 प्रोटॉन कम पड़ जाते हैं। अच्छा, अब इसी लॉ में हम ये देखते हैं कि जो बीटा डीके होता है, जब बीटा डीके हो रहा होता है तो जो पेरेंट न्यूक्लियस जब ड्यूटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, हम ये पढ़ चुके हैं अभी अभी कि उसमें किसमें, ड्यूटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। इस कारण से जो पेरेंट न्यूक्लियस का प्लेस पीरियोडिक टेबल में होता है, उस प्लेस के मुकाबले एक प्लेस अधिक हो जाता है ड्यूटर एलिमेंट का। और जब गामा डीके होता है तो गामा डीके के समय जो पेरेंट न्यूक्लियस है और जो पेरेंट एलिमेंट है उसका पोजीशन गामा डीके होने के बाद भी वही बना रहता है। कहां पर प्लेस उसका वही बना रहता है? पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। तो आप ये तीनों प्रोसेस ध्यानपूर्वक पहले भी समझ चुके हो इसी लेक्चर में। गामा डीके हो जाने से जो एलिमेंट का एक्साइटमेंट है ना, बस वो खत्म हो जाता है, ठीक है। बाकी उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है, जितने न्यूट्रॉन है, वो उतने ही बने रहते हैं। अब बच्चों, जो आगे की चर्चा है वो अगले लेक्चर में करते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डीके लॉ। अभी हमने जो डीके लॉ देखा ना, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, और इसको हम रुदरफोर्ड सोडी इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आज की चर्चा फिजिक्स की हम यहाँ पर पूरी करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों।